वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। इसमें हम लोग मैक्सिमम जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन गेट और ईएससी में भी पूछे गए हैं और आपके बीटेक के एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी, दैट इज़ इलास्टिसिटी। अगर डेफिनेशन के थ्रू मैं दिखाऊं तो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल डिफॉर्म अंडर द अप्लाइड लोड एंड इट्स enabled टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट लोड इज रिमूव्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं और फिर हम लोड हटा लेते हैं तो वो मटेरियल वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो ये दो तरह की होते हैं, एक होता है लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। लीनियरली इलास्टिक मटेरियल नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑब्वियस सी बात है, लीनियर होगा। तो इसमें क्या होता है, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों सेम कंडीशन में होती हैं। तो अगर हम लोडिंग करेंगे और फिर अगर हम उस सेम लोड को अनलोड कर देंगे तो ये एक लीनियर पाथ फॉलो करेगा। लेकिन दूसरा जो टाइप होता है दैट इज नॉट लीनियर। तो इसमें क्या होता है कि लोडिंग और अनलोडिंग जो होती है वो एक कर्व पाथ फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये लोडिंग होती है और ये अनलोडिंग होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, अगर लोडिंग इलास्टिक लिमिट के आगे हो जाए तो क्या होगा। तो अगर इलास्टिक लिमिट से आगे हमारी लोडिंग की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आता है जिसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पा लेता है। लेकिन वो 100% परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, वो कुछ दूर तक तो वापस आता है, मतलब अपनी स्थिति को रीगेन करता है, बट 100% नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है कि लोडिंग कुछ इस तरह से होती है। ओके, मान लीजिए ये पॉइंट है इलास्टिक पॉइंट ए। ओके, दिस इज इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हम अगर पॉइंट बी तक जाते हैं तो इसके बाद जो डिफॉर्मेशन होता है, तो जब अनलोडिंग होती है दिस इज लोडिंग, और अनलोडिंग जो होती है वो इस पाथ को फॉलो ना करते हुए एक लीनियर पाथ में यहाँ पर होती है, इस तरह से होती है। दिस इज अनलोडिंग। ओके, तो अनलोडिंग में क्या होता है, तो ये जो पॉइंट है ये ओ हम मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट बी डैश, और ये जो एरिया होता है दिस एरिया इज कॉल्ड द डिसिपेटेड एरिया। डिसिपेटेड एरिया, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ कहलाती है रेसिडुअल स्ट्रेन। ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेन साइड है, तो ये कहलाती है रेसिडुअल स्ट्रेन। रेसिडुअल स्ट्रेन को अगर मैं एक सिंपल टर्म में समझाऊं तो मान लीजिए एक एल लेंथ की आपके पास कोई बार है, आपने उसमें लोड अप्लाई किया और वो आपकी डेल्टा एल लेंथ उसकी इंक्रीज हो गई। तो अब जो इसकी लेंथ होगी दैट इज एल प्लस डेल्टा एल, और आपने जब इसे छोड़ा स्ट्रेच करने के बाद तो इसकी लेंथ जो एल प्लस डेल्टा एल रह गई। तो ये कहलाता है हमारा रेसिडुअल स्ट्रेन। ओके, तो यही एक थोड़ा सा, और ये क्या होता है, ये छोटा सा जो एरिया है ये जो लेंथ है ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, माइल्ड स्टील जो कर्व होता है हमारे पास, माइल्ड स्टील जो कर्व होता है कुछ इस तरह से पूरा, तो इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी। तो ये जो ए पॉइंट ओ से ए जाता है दिस इज लीनियर, और यहां से जो ए से बी जाता है ये होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर जो पोर्शन होता है ये एक सडन फेल्यूर नहीं देता है, मतलब
ऐसा नहीं होता है कि आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि अचानक से ऐसा हो कि बिल्डिंग अचानक से गिर जाए। इसमें क्या होता है, ये एक वार्निंग देकर फेल्यूर करता है। मतलब अगर कभी आपके घर गिरने की स्थिति आएगी तो पहले चूना झड़ेगा, फिर उसके बाद से सीमेंट झड़ेगा, फिर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आपको दिखने लगेगा कि हाँ ये छत गिरने वाली है। देन उसके बाद फिर डिफॉर्मेशन होगा, नेचुरल अगर कॉजेज ना हो तो, अगर कहीं भूकंप या ऐसा ना हो, अगर सडनली खुद ही फॉल होना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम स्टील का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सडन फेल्यूर नहीं देता है हमें। ठीक है, इस किस वजह से, इसकी पहली तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और दूसरा ये बहुत स्ट्रांग होता है इसकी वजह से। द नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। तो जब इलास्टिक लिमिट के आगे हम बढ़ जाते हैं, दैट लिमिट इज कॉल्ड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट अंडरगोज an elastic strain. Beyond these, at the elastic limit is known as the plastic. It is also defined as the unrecoverable strain. तो ये नाम से ही अनरिकवरेबल है, मतलब अगर इस लिमिट में कोई चीज़ को हमने खींच दिया तो वो वापस से अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे रीगेन नहीं कर पाएगी। अगर हम स्प्रिंग के थ्रू समझे तो स्प्रिंग एक लिमिट तक अगर आप खींचते हो तो वापस से रीगेन कर लेता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप खींच देते हो तो वो प्लास्टिक लिमिट में चला जाता है और वो अपनी स्थिति को रीगेन नहीं कर पाता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ओके, सो प्लास्टिसिटी के बाद जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज डक्टिलिटी। Ductility is the property of the material which is undergoes considerable amount of the deformation without rupture. The ductile material must possess a higher degree of plasticity and strength. इसका मतलब ये होता है कि रप्चर पॉइंट जो होता है वो बहुत लेट आता है। तो इससे ये प्रूफ होता है, मान लीजिए ये एक कोई बार है एल लेंथ की और इसमें हमने इसको हमने खींचा तो ये L से डेल्टा L हो गया। ओके, L प्लस डेल्टा L आ गया। तो L प्लस डेल्टा L जो इसकी लेंथ है, इसका मतलब ये है कि ये कितना डक्टाइल है और रप्चर पॉइंट कितनी देर पर आएगा ये डिपेंड करेगा इसकी डक्टिलिटी पर, कि जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा रप्चर पॉइंट उतना ही लेट आएगा, मतलब वो टूटेगा उतना ही देर। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, निकल हो गया, बोरॉन, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जिनको खींचने पर ये बहुत लंबा खिंच जाते हैं, टूटते नहीं है, मतलब रप्चर पॉइंट बहुत लेट आता है। देन नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है इट इज द लैक ऑफ डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, a brittle material rupture is little or no plastic deformation। इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब ये इनमें जो फेल्यूर होता है ये सडन फेल्यूर होता है, ये कोई वार्निंग देकर नहीं आते हैं। जैसे कंक्रीट, आपने कभी भी कंक्रीट को टेंशन लोड लेते हुए नहीं देखा होगा। कांच हो गया, ग्लास सबसे अच्छा एग्जांपल है, ग्लास। कांच कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको अभी पता चल जाए कि टूटने वाला है, वो अचानक से चटक जाता है या फिर फूट जाता है गिरने पर। वो कोई भी ऐसा डिफॉर्मेशन नहीं देता है कि आपको लगे कि नहीं ये मुड़ रहा है, अभी थोड़ी देर और मुड़ेंगे, अभी और मुड़ेगा तब टूटेगा, है ना। तो ये कहलाता है ब्रिटलनेस, इसे हिंदी में कहते हैं भंगुरता। ठीक है, देन मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि पीस ऑफ मेटल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट ऑफ प्रेसिंग इट, बाय प्रेसिंग इट, कि थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर दें। सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा कि घरों में जो रोटी या ये सब रैप करने के लिए एल्यूमिनियम के पेपर आते हैं ना, वो एल्यूमिनियम मटेरियल को प्रेस करके उसमें चेंज कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये दोबारा अपनी पोजीशन को, आप एक बार उसको अगर मोड़ दो तो फिर से आप चाहे जितना सीधा करने की कोशिश करो उसमें आपको अलग अलग निशान दिख जाएंगे, तो वो वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाता है। तो ये होती है मेलिएबिलिटी। देन हार्डनेस। हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल रेजिस्ट द सरफेस ऑफ स्क्रैच, खरोचने पर। तो स्क्रैच को नापने के लिए हमारे पास आता है मोर स्केल, मोर स्केल ऑफ हार्डनेस। मोर स्केल ऑफ हार्डनेस में 1 से लेकर ऐसे करके 10 नंबर तक हार्डनेस दिया गया। 10वें नंबर पर है डायमंड।
डायमंड है, हीरा जो सबसे हार्ड मटेरियल है, और नंबर 1 पर है टाल्क। ओके, इस तरह से सारे दिए हुए 10। तो इनको क्या किया जाता है, हार्डनेस का मतलब एक दूसरे के ऊपर खुरचना होता है। तो जो जिसके ऊपर खुरच जाएगा वो उससे हार्ड होगा। मतलब अगर डायमंड को आप किसी और मटेरियल के ऊपर खुरचोगे तो डायमंड नहीं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जो सामने वाला मटेरियल होगा वो टूट जाएगा। मतलब डायमंड सबसे हार्ड है। एब्रेशन का भी मतलब यही होता है। एब्रेशन को नापने के ये कुछ मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं, नॉप मेथड, विकर्स मेथड, रॉकवेल मेथड, ब्रिटल मेथड, तो ब्रिलनेस मेथड। तो ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल होता है। देन नेक्स्ट इज क्रीप। क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड विद द पासेस ऑफ द टाइम एज द कांस्टेंट लोडिंग। किसी भी बॉडी पर हम लगातार बहुत लंबे समय तक अगर हम लोडिंग रखते हैं तो वो क्रीप में काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है, जैसे टाइप ऑफ लोडिंग, कि किस टाइप का लोड है, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड कितना लोड है, और टाइम या एज कितने समय तक है, और दूसरा होता है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पर काफी कुछ डिपेंड करता है। मतलब कंपोजिशन ऑफ मटेरियल लूजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंपोजिशन ऑफ मटेरियल लूज करता है, और क्रीप जो होता है वो डिक्रीज विथ टाइम। क्रीप जो होता है टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है, और ये एक स्ट्रेन हार्डनिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब हायर स्ट्रेस के लिए होती है, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब अब बहुत समय तक आप किसी जगह पर कोई चीज़ रखे रहेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वो निशान पड़ जाता है, या फिर वो चीज़ घिस जाती है। जैसे रोड पर हम लगातार चलते हैं तो हमारा टायर घिस जाता है, वो एक परमानेंट, लगातार जब हम कांस्टेंट लोडिंग किसी चीज़ पर देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। देन होता है रिलैक्सेशन। Relaxation is the decrease in stress in steel as the result of the creep under prolonged strain। मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक तार है जिसको हम लोग, तार या कोई भी मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल जिसकी लेंथ L है, और हमने उसे कई सालों तक ऐसे बांध के रखा है। अब हमने उसे छोड़ा तो वो वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाया, मतलब उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई। तो लूजेस एस इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो पहले तो इलास्टिक था लेकिन अब उसमें इलास्टिसिटी नहीं रह गई क्योंकि वो खिंचा रह गया बहुत समय तक। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। देन फटीग। Fatigue is the progressive or localized structure damage that occurs when the material is subjected to cyclic loading, repeated loading और unloading। मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर अगर हम लगातार लोड लगाते हैं और फिर हटाते हैं, लोड लगाते हैं फिर हटाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है फटीग। उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो कहलाते हैं फटीग। मतलब जैसे हैमर से, हम हथौड़े से किसी चीज़ को लगातार मारते हैं, जब हैमर पड़ता है तो लोड पड़ता है, फिर हम हटाते हैं, फिर पड़ता है, तो ये ज़्यादा ही खतरनाक होता है अदर चीज़ों से। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, और दूसरा नंबर ऑफ साइकिल। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लोड कम है और नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा है तो भी वो उतना ही प्रभाव करेगा जितना मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग ज़्यादा है और नंबर ऑफ साइकिल कम है। मतलब ये हुआ कि अगर भारी हथौड़े से हम एक बार मारते हैं और कमजोर हथौड़े से या छोटे हथौड़े से हम 10 बार मारते हैं, इम्पैक्ट सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंड्योरेंस। इंड्योरेंस स्ट्रेस लेवल बिलो विच इवन लार्ज नंबर ऑफ साइकिल कैन नॉट प्रोड्यूस फैटीग फेल्यूर। एक ऐसा लिमिट, एक ऐसा स्ट्रेस लिमिट जिसके नीचे चाहे जितनी भी साइक्लिक लोडिंग हो कोई भी फैटीग प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड endurance limit, and here this is endurance limit. Then next is endurance limit में क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टील की अगर हम endurance limit की बात करें that is half ultimate strength, और करोजन की वजह से endurance limit जो होती है वो 50% डिक्रीज हो जाती है। The next is resilience. Resilience is observed energy when the deformed elastically
यूजेस दिस एनर्जी फॉर रिकवरी, मतलब कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग खींचती है और वो एक एनर्जी को स्टोर करती है, और फिर हम जब उस स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो जो स्टोर की हुई एनर्जी है उसी की वजह से वो वापस से छूटती है। वो चुटपुट वाला पेन देखा है, वो पहले दबाते हैं हम तो वो एनर्जी को स्टोर करता है और उसी एनर्जी को फिर वो रिलीज करता है जिसकी वजह से वो फैल जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिलियंस। ओके, डिजायरेबल फ्रॉम द स्प्रिंग एक्शन, स्प्रिंग में ये काफ़ी देखा जाता है। द नेक्स्ट इज, ये कुछ इस तरह से होता है रेजिलियंस प्रॉपर्टी। तो अगर मान लीजिए ये एक इलास्टिक लिमिट है तो ये जो एरिया है ये पूरा, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ओके, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की अगर मैं बात करूं तो अगर ये ऑब्वियस सी बात है, ये लीनियर के लिए ही कर्व है, तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और इसको मैं लिख सकता हूं बाई ई। क्यों? दैट इज ई। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। The next property is toughness. It is the property of the material which enables it to absorb energy without fracture. It is represented by the area under stress and strain curve up to fracture. मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्रैक्चर पॉइंट तक के लिए होती है। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब तक मटेरियल टूट नहीं जाता है वो उसकी टफनेस कहलाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट, दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक ये पूरा एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। मतलब किसी भी मटेरियल, किसी भी मेटल में जब हम लोडिंग करते हैं या मटेरियल पर लोडिंग करते हैं, जब तक वो टूट नहीं जाता है, जितना उसका दूर फ्रैक्चर पॉइंट होगा उतना ही वो टफ कहलाएगा। द नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ टफनेस का जो फॉर्मूला आता है दैट इज स्ट्रेन स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सो ये कब ज़्यादा जरूरत पड़ती है, दैट इज इम्पैक्ट लोडिंग। तो ये हम बोल सकते हैं कि माइल्ड स्टील इज मोर टफ देन द कास्ट आयरन। टफनेस और हार्डनेस में कंफ्यूज मत होइएगा। टफनेस मतलब कितना दूर जाकर वो टूटता है, और हार्डनेस मतलब स्क्रैच किस पे हो जाता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रॉपर्टी इज टेनेसिटी। टेनेसिटी इज द रेजिस्टेंस रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ द टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड में जो भी प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड फ्रैक्चर होने के लिए होती है टेंसाइल की वजह से, वो कहलाती है टेनेसिटी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।